हाँ भाई। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और जितने भी प्यारे बच्चे सेकेंड ईयर के हैं जो कि अभी तक परेशान हो रहे थे और दिवाली के बाद से ही परेशान हैं कि सर अपनी जो क्लासेज हैं वो कब से रेगुलर स्टार्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो क्लास है ये अपनी लाइव क्लास है। आप एक बार जो भी क्वालिटी आ रही है ऑडियो वीडियो, आराम से इसको चेक करो। आज ये टेस्टिंग वीडियो है। अभी जो मैंने भी क्लास ले रहा हूँ ना, पढ़ाएंगे भी, लेकिन ये टेस्टिंग वीडियो है। तो इस वीडियो में आप ये बताओ कि ऑडियो वीडियो है जैसे पहले आ रही थी वैसे आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वालिटी जो है सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को। और इसके अलावा जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ अभी, जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। और अपन जो यूनिट नंबर सेकंड है वही पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है। तो ये एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसको लिख लो आप और देखना कि भैया किस प्रकार दिख रहा है और क्वालिटी कैसी आ रही है। प्यारे बच्चों, बस ये मान लो कि पूरे दिन रात में इस वाईफाई के पीछे लगा हुआ था और अपलोडिंग के चक्कर में ही क्लासेज आपके नहीं आ पा रही थी। अब वाईफाई है सक्सेसफुली, अभी बस 2 घंटे पहले ही लगा है। तो इसलिए मैंने जैसे ही क्लास से मैं भैया सॉल्यूशन अपना हुआ तो मैंने देखा भाई बच्चों को बता देते हैं अनाउंसमेंट करके कि लाइव क्लास एक ले लेते हैं अपन। और एक खुशखबरी और है आप सभी के लिए कि जिस प्रकार आप सभी ने बढ़िया सपोर्ट किया। और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कब की सपोर्ट की बात? दिवाली की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कि दिवाली पे जो आपने सपोर्ट किया, और खासकर जो कोर्सेज अपन ने सेल हुए, तो मैंने आपको बता दिया था भैया कि भैया डिजिटल बोर्ड जो है वो आपका आएगा। और ये मान के चलो कि वो अपने 15 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से पहले पहले डिजिटल बोर्ड है वो आ जाएगा। और क्लासेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मान के चलो कि वो आज कल तक और आ सकती है। बाकी क्योंकि टेस्टिंग फेस में है अभी। और फिर उसके बाद में जो क्लासेज हैं रेगुलर प्रॉपर तरीके से आपकी सही हो जाएगी, बढ़िया तरीके। तो यहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि राहुल कुमार, अनिल राहुल, सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है, बढ़िया है, एकदम शानदार है। आप पढ़ाओ शानदार तरीके से। चलो भैया, तो अब प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी जो लाइव क्लासेज हैं अब वो किस टाइम पर चलेंगी प्रॉपर तरीके से। क्योंकि टाइम शेड्यूल के बारे में पता रहेगा आपको तो आप बढ़िया तरीके से लाइव क्लास ले सकते हो। और फिर रिकॉर्डेड भी लोगे तो टाइम के हिसाब से आप रिकॉर्डेड भी टाइम पे ले सकते हो। तो टाइमिंग का मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग में ही आपका क्लास का टाइम रहेगा। और मैं आपको बताऊं तो क्लास का जो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो किसका है? थर्ड ईयर का है, आपका नहीं है, थर्ड ईयर का है। फिर 9:15 पे जो क्लास होगी वो होगी आपकी 9:15 से लेकर मान लो आप 10:15 तक। ये जो क्लास होगी आपकी, ये आपकी सेकेंड ईयर की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक जो क्लास होगी वो होगी आपकी फर्स्ट ईयर की। ये आपकी फर्स्ट ईयर क्लास होगी। तीनों का टाइमिंग बता दिया मैंने आपको। तो अब आपकी सेकेंडरी क्लास है, तो आप बढ़िया तरीके से देख लो भैया आपका जो टाइमिंग है वो क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अब आगे चलें, अपन क्लास को स्टार्ट करें। हाँ सर सब बढ़िया है। महेश स्वामी भी कह रहे हैं कमेंट करके सब बढ़िया है। और बस बात है कितने दिनों की, खींच कर मान लो 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन अपन इसी मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ना मैं, अभी 2-3 क्लास मैंने बीच में भी ली थी पर व्हाइट बोर्ड पे मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। खासकर क्वेश्चंस की बात करें 2-3 क्वेश्चन हो पाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। 7 से 8 दिन की बात है, उसके बाद फिर अपन डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे और परमानेंट फिर उसी पर पढ़ाएंगे।
जो भी क्लासेस होगी, लाइव होगी, रिकॉर्डेड होगी, सब अपने उसी पे आएंगे। ठीक है, चलो भैया, प्रॉपर सभी तरीके से लाइटिंग वाइटिंग में कोई समस्या नहीं है, सब तरीके से भाई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। हाँ भाई, डेली अनिल कुमार कह रहे हैं कि सर डेली जो आपका टाइमिंग रहेगा, बिल्कुल। अब देखो यार, वही बात है, कोशिश तो हमारी डेली की है। ठीक है, और अब डेली होगी, बाकी आप पे थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये जो क्लास आपकी है 8 से 9, फिर ये वाली क्लास, ठीक है, इन तीनों क्लास लेने के बाद मेरे पास थर्ड ईयर फिजिक्स भी बचती है। तो मान के चलो कि 1 बजे से पहले पहले मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर जो क्लास शाम का टाइम है ना, शाम के टाइम पर भी मैं आपकी सेकेंडरी क्लास लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी थोड़ा गैप आ गया अपने की वजह से, थोड़ा सा सिलेबस पीछे है। उस गैप को पूरा करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज भी मैं लगा सकता हूँ सेकेंड ईयर की। लेकिन अब इस वीक जो है ना, ये वीक जो है, इस वीक में तो कम्प्लीटली आप लाइव क्लास लो और आराम से पढ़ो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज भी अगर पॉसिबल हो पाती है, एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लगा देंगे। ठीक है, बाकी आप टाइमिंग का ध्यान रखना। मॉर्निंग में आपकी जो क्लासेज हैं 9:15 से लेके 10:15 तक चलेगी। ठीक है, कल से ही है ये शेड्यूल जो आपका है, ये कल से आपका ये शेड्यूल लागू हो जाए। कल नहीं, ये कल है। ठीक है, बात क्लियर है भैया? महेश कुमार कह रहे सर आपकी फिजिक्स की क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी? महेश, मैं आपको बता दूं, आपकी फिजिक्स की क्लास आज से ही स्टार्ट हो गई थी। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आज जाके चेक कर लेना, क्लासेज आज से मैंने डालना चालू कर दिया। आज ये क्लास डाल दी मैंने, आप चेक कर लेना। और बाकी, अच्छा, आप सेकेंडरी की बात कर रहे हो मेरे हिसाब से ना? सेकेंडरी का तो देखो मुश्किल ही लग रहा है, कोई स्टाफ मेरे को कंफर्म मिला नहीं, तो सेकेंडरी का तो नहीं हो पाया भैया। सेकेंडरी तो नहीं हो पाया, थर्ड ईयर फिजिक्स की बात कर रहा था। चलो, तो प्यारे बच्चों, अब कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब क्लास अगर अपन ने ली है तो थोड़ा बहुत जो अपना बेसिक है उसको कवर कर ले। चलो भैया आओ। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, तो भैया आप सभी को पता ही है कि हम यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जहां पर पूरी जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं भैया? सी एफ और पी आई के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, विश्लेषिक, मतलब विश्लेषिक क्या, विशेष से विशेष समाकलन बोलो। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सी एफ पी आई की तरह सोल्व करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा सवाल सोल्व नहीं किया है, तो आपके दिमाग तो बिल्कुल एकदम खाली है, आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैं आपका दिमाग जो है थोड़ा सा बिल्डअप करता हूँ। देखो, आंसर करते हैं। अब जो आपको गिवन है, आप लिख लो यहाँ पे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है? प्यारे बच्चों, आपको दी हुई है d2y अपॉन में dx² माइनस का d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का dy अपॉन में dx प्लस का y बराबर 0। ठीक है, अब अगर जिन बच्चों को याद है तो उनको पता होगा। ध्यान दो, मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी। कौन सी इक्वेशन थी वो? याद करो, d की पावर n y अपॉन में dx की पावर n, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में क्या लिखा था मैंने? a n y बराबर में क्या लिखा था मैंने? q x। अब अगर सारे बच्चे समझदार हैं, भाई जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर मैं राहुल की बात करूं, अनिल की बात करूं, अब सारे समझदार बच्चे तो हैं। अब आपको दिख ही नहीं रहा यार। हाँ भाई, आपको दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे, तो आप सभी ने कमेंट भी नहीं करा। हाँ भाई, अब दिख रहा है सभी को प्रॉपर। चलो, तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि भैया हमें पता है कि जो डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन, ए एन वाई बराबर में क्यू एक्स, एक फॉर्मूला पढ़ा था।
और इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमने सीखा कि भैया जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, हमने इसी इक्वेशन से पहचानना सीखा था। तो अब हमने देखा कि यार यहां पर जो क्यू एक्स है उसका जो मान है वो यहाँ 0 है। तो मैंने देखा कि यार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो क्यू एक्स है ना वो 0 है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो रिप्रेजेंट करता है सी एफ को, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो पी आई को प्रेजेंट करता है। अगर आपका क्यू एक्स नहीं है ना, वहां पर आपका जैसे क्यू एक्स बराबर कितना है यहाँ पे 0, तो पी आई आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल पूरक या फिर विशेष समाकलन जो वाला पार्ट है वो आपका 0 है। और केवल जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो सी एफ के लिए निकलेगा। बात क्लियर? अरे भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट कर सकते हो कि मैंने जो आपको बताया वो आपके समझ में आया या नहीं। वैसे आप दिमाग तो लगा सकते हो, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर्स थे उन सभी लेक्चरों में मैंने आपको केवल सी एफ फाइंड करने का तरीका बताया था कि सी एफ को कैसे निकालेंगे। बाकी पी आई के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी आपको अभी तक बताया ही नहीं है। बताया नहीं बताया? नहीं बताया ना? चलो भैया, तो हम काम करेंगे ओनली सी एफ के लिए। तो हमें इस इक्वेशन में इतना पता चल चुका है कि जो ये इक्वेशन है केवल सी एफ के लिए सोल्व होने वाली है, पी आई का यहाँ पे कोई काम नहीं। पी आई यहाँ पर 0 होगा। क्यों भाई अनिल? बात सही है ना? बात सही है बिल्कुल। तो अनिल ने कहा कि सर बिल्कुल यहाँ तक तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन अब आगे क्या होगा वो समझाओ। मैंने कहा भैया आ जाओ, आराम से समझते हैं। अब देखो, आपने अगर थोड़ा बहुत फोकस किया होगा तो सी एफ निकालने का पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि जो ये इक्वेशन दी हुई है ना, इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू है ना उसको बाहर कॉमन ले लो। क्या करो? किसी को बताओ मतो, और चुपचाप बाहर y को ले लो कॉमन। क्या ले लो? y को कॉमन ले लो, बराबर में 0। अब चुपचाप मैंने किसी को बताया नहीं है, y को मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या कहा था? फिर मैंने कहा कि भैया जो हमारे पास में डेल अपॉन में डेल एक्स है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। ये भी मैंने आपको बताया था। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बताया तो था। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने देखो सिंपल तरीके से डी की पावर 3 है, तो मैंने डी की पावर 3 को लिख दिया कैपिटल डी की पावर 3। इसका स्मॉल डी की पावर, यहाँ पे स्मॉल डी हमारे पास, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस का डी प्लस का 1। बाहर y जो है वो आपका कॉमन है, बराबर में आपका 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन अब अनिल मेरे से एक बात कह रहा है। मैंने कहा भाई देखो यार अनिल की भी सुन लेते हैं। क्या कहा कि गुरुजी यहाँ पे इतना करने के बाद मेरा जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यार एक बात बता, पहले ही सवाल करवा दिया कि मैंने करवाया गुरुजी, दिमाग काम कहाँ से करेगा? आओ भाई सारे बच्चे, प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था कि डी का ये फंक्शन बनाने के बाद अब ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका एफ डी वाई है। क्या भी है हमारे पास में? एफ डी वाई बराबर आपका 0 है, क्योंकि पूरा फंक्शन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ ऑफ डी को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये फंक्शन ऑफ डी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा था प्यारे बच्चों, एक्जुअलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण को बुलाना पड़ेगा। जाप करो भैया, मंत्र बोलो सहायक समीकरण को बुलाने का। तो सहायक समीकरण को बुलाना पड़ेगा, और जहां पे डी है ना वहां पे हम एम शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? एम शिफ्ट कर देंगे। और आपको पता ही है कि यहाँ पर जो एफ ऑफ डी का जो मान है वो कितना है? डी की पावर 3 माइनस का डी का स्क्वायर माइनस का डी प्लस का 1। ये आपका एफ ऑफ डी है। अब मैंने क्या कहा था? ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ आपका मेथड कहता है।
कि भैया जो आपका एफ ऑफ डी है ना, सहायक समीकरण से एक्जुअलरी इक्वेशन की सहायता से आपको एफ ऑफ डी को एफ ऑफ एम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका एम क्यूब माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम बना दिया ना एम के अंदर। तो ये आपका जो एफ ऑफ डी है वहां पे आप लिख दो एफ ऑफ एम बराबर आपका 0। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बात क्लियर है या नहीं है प्यारे बच्चों? यहां तक आप अगर उतार लो बढ़िया रहेगा। हाँ भैया नील। लोकेश कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा भैया धन्यवाद। अब देखो, जहां तक मेरी कोशिश रहती है वहां तक तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और जहां तक अपनी पार नहीं पड़ती है फिर वहां पे अपन अच्छा नहीं पढ़ाते। पर जहां तक पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ भाई मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना देते हैं। पर अब यहाँ पर लोकेश, अनिल, महेश और भी बच्चे हैं, कमेंट कर दो भैया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा? अगर आप उतार रहे हो तो उतारते भी रहो, और थोड़ा बहुत मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है? कुछ भी नहीं करा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दिख गई। उसके बाद आपने देखा कि यार इसमें क्यूएक्स वाला पार्ट 0 है। मैंने कहा भैया पी आई का तो हो गया राम नाम सत्य। पी आई भैया 0 हो गया आपके पास। अब सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ के लिए क्या करते हैं भैया? सबसे पहले वाई को बाहर कॉमन ले लो, फिर उसके बाद में ये जो पार्ट है डी अपॉन डी एक्स का कैपिटल डी में चेंज कर दो। कैपिटल डी में चेंज करने के बाद y बराबर 0, एफ डी वाई बराबर आपके पास 0। हमने बुलाया सहायक समीकरण को, एक्जुअलरी इक्वेशन को, एफ ऑफ एम बराबर एम क्यूब माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का 1। और फिर हमने कह दिया कि एफ ऑफ एम जो है वो 0 के बराबर है। यानी कि आप इतना भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास में m की पावर 3 है माइनस का एम स्क्वायर है माइनस का m है प्लस का 1 है, 0 के बराबर हो। क्या बिल्कुल क्लियर है एकदम? तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ लिया ना आपने? चलो, और उतार भी लिया होगा भैया। ठीक है, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ। अगर आप साथ के साथ उतार लेते हो तो वो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। साथ साथ उतार लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलो, तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज को चेंज कर लेता हूँ मैं फटाफट से। हाँ भाई प्यारे बच्चों, अब आ जाओ। अब इस सवाल में क्या है? देखो लास्ट टाइम पे मैंने क्या लिखा था? लास्ट टाइम पे मैंने लिखा कि हमारे पास में m की पावर 3 माइनस का एम स्क्वायर माइनस का m प्लस का 1 बराबर 0। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे यहाँ पे एक बात बताओ। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे m की मैक्सिमम पावर कितनी है? आपने कहा कि गुरुजी 3। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता कैसे चला? फिर मैंने कहा भाई चलो, अच्छी बात आपको पता है कि यहाँ पे m की मैक्सिमम पावर 3 है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब m की पावर 1 है तो आपको इसके रूट या मूल की बात करूं तो आपको केवल 1 मिलेगा। अगर मैं एम स्क्वायर की बात करूं जहाँ पे द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो वहां पर अपन को कितने मूल मिलते हैं? 2। और अगर m की पावर 3 होगी तो वहां पर अपन को कितने मिलेंगे? 3 वैल्यूज फाइंड आउट की होगी। अब ये तो बेसिक सी बात है, इसको ना बताना बराबर है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद मैंने क्या करा? यहाँ पे देखो एम क्यूब है माइनस का एम स्क्वायर है माइनस का एम प्लस का 1 बराबर 0 है। मैंने क्या किया कि इस एम क्यूब में से और इस एम स्क्वायर में से क्या करा? मैंने एम स्क्वायर को, इन दोनों की कहानी कह रहा हूँ मैं। मैंने देखा कि यार यहाँ पे एम आ जाएगा माइनस का 1 मेरे पास आ जाएगा।
यहाँ पे से मैंने माइनस का वन कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, एम माइनस का वन आ जाएगा बराबर में। बात क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखो, तो देखो एम स्क्वायर एम माइनस का वन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एम माइनस का वन बराबर आपका जीरो, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर सही करके लिखूं या फिर आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा ओपन करके लिखें, तो यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर एम माइनस का वन माइनस का वन एम माइनस का वन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो एम माइनस का वन एम माइनस का वन, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे पास में क्या आएगा, एम प्लस का वन बराबर आपके पास जीरो। हाँ भाई, एक मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या कहा था मैंने, अभी अर्जेंट कॉल आ गया था बीच में। तो देखो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पर हैं, देखो एम स्क्वायर एम माइनस का वन एम माइनस का वन बराबर जीरो, ठीक है। अब ये आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये आपने ये कैसे लिख दिया, एम माइनस का वन एम माइनस का वन एम प्लस का वन। अब देखो आप देखो, जहाँ तक है 95% को तो समझ में आ गया, लेकिन जिनको नहीं आया है वो देख लो यार। कोई मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, जब तक आपको ये ना लगे ना कि यार मेरे को ये सवाल समझ में आ गया, तब तक आप बोला मत करो कि मेरे को समझ में आ गया, कि यार क्या पता आपको नहीं आया। कई इंटेलिजेंट बच्चे उनको समझ में आ गया, अब हमको नहीं आया तो नहीं आया गुरुजी, क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है, आपको पैसे दिए ना हमने, जाओ आप, ठीक है। अब सुनो, कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे देखो ये m माइनस का वन कॉमन आ रहा है, ये m माइनस का वन कॉमन आ रहा है, मैंने क्या करा, m माइनस का जो वन है वो मैंने कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, एम स्क्वायर माइनस का वन बराबर जीरो बच जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m माइनस का वन एम माइनस का वन, और यहाँ पे देखो भाई ये हमारे पास में है एम स्क्वायर, और ये हमारे पास में m माइनस का वन आ गया, और यहाँ पे दो है ना, ये तो खोल के लिख लो इसको, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो देखो m माइनस का वन एक टर्म तो आपका ये दिख गया, ऐसे कैसे, और फिर उसके बाद में एम स्क्वायर माइनस का वन है, तो m हमारे पास ए स्क्वायर, वन हमारे पास बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक m माइनस का वन एक प्लस का वन। अरे भाई क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बहुत अच्छी बात है। अब इतना क्लियर हो गया है आपका। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हमारे पास ये क्लियर है। अब करना क्या है भाई, हमारे पास देखो m के 3 मान आ गए, 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे m बराबर आपको 0 कर ही रखा है, तो यहाँ पे m का पहला मान 1, m का दूसरा मान भी 1, और m का तीसरा जो मान है ना वो आएगा माइनस का 1 आएगा। क्योंकि देखो ये दोनों के बराबर 0 करोगे तो 1 1, और ये माइनस का 1 आएगा। प्यारे बच्चों m के हमारे पास कितने मान आ गए, 3 मान आ गए। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 मान आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि m की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो आपकी 3 वैल्यू आएगी आएगी, वो तो कन्फर्म है। ठीक है, वो तो आना ही आना है उसको। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कि सर अब आगे क्या करें। अब अनिल भी बार बार सोच रहा है कि सर अब आगे क्या करूं मैं। मैंने कहा भाई अनिल घबरा मत, हम बैठे हैं ना। फिर अनिल कहता है चलो बताओ सर। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो। y इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है सी एफ का। अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा है, अगर जहां पर दो मान सेम मिल जाएं, आप देखो केस नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं शायद मैं, जहाँ पे सी एफ निकलवाना सिखाया था ना मैंने आपको, वहां पे केस नंबर सेकंड में देखो कि जब दो मान एक समान आ जाएं, वहां पर फॉर्मूला क्या कहता है, C1 प्लस में C2x मल्टीप्लाई में e की पावर, यहाँ पे क्या था m1x। अब m1 का मान कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में x, फिर प्लस हमारे पास C1 C2 जो आ गया, C3x और मल्टीप्लाई में e की पावर, फिर हमारे पास कितना आएगा, C3x नहीं आएगा, C3 आएगा, और e की पावर में आपका m, तो हमारे पास 3 है, इसका मान कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको -1 मल्टीप्लाई एक्स। ये आपका सी एफ निकल के आ चुका है आंसर। तो फटाफट यहाँ पे कमेंट करो भाई, अनिल कमेंट करो, अनिल कुमार गुर्जर, काफी बड़ा नाम है, तो कमेंट करो फटाफट से। समझ में आपको आया कंप्लीट वे में, सवाल में कोई दिक्कत है नहीं। बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आराम से, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बात आपको मैं और बता दूं कि एग्जाम के अंदर 95% चांस ये रहते हैं कि एग्जाम्पल वही एग्जाम में आते हैं जिनके अंदर सी एफ, या फिर आप इस प्रकार लिख लो y बराबर सी एफ प्लस में पी आई, जिनके अंदर दोनों निकाले जाते हैं ना सी एफ और पी आई, एग्जाम में 95% वही आते हैं। अभी हम केवल वो सवाल पढ़ रहे हैं जिनके अंदर सी एफ निकाला जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सी एफ निकाला जाए। तो इसलिए ध्यान रखना कि भैया ये सवाल अगर आपको आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कन्फर्म पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन इन सवालों को करने से ये होगा, इन सवालों को करने से ये होगा कि आपका जो एक पार्ट है सी एफ वाला वो 100% क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सवाल आएंगे ना, उनके अंदर सी एफ निकालना मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि सी एफ आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। फिर मैं पी आई निकालना सिखाऊंगा आपको, फिर जैसे पी आई निकालना सीख जाओगे उसके बाद में आपका काम बन जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों ये तो केवल टेस्टिंग क्लास थी, मतलब कि कैसी क्वालिटी आ रही है, पढ़ा भी सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते लाइव के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ भी क्लास अटकी भी नहीं है, और ऑडियो वीडियो सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल अपनी जो क्लास होगी उसी टाइम पे होगी। अब मैं बच्चों का अनाउंसमेंट कर देता हूँ ताकि कल की क्लास का बच्चों को पता रहे। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, कल की क्लास का बच्चों को पता रहे। ठीक है भैया, और बाकी एक एग्जाम्पल आप घर से करके लेके आना, वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इसको कल करवा देंगे आप। ठीक है, अब देखो फटाफट से सिलेबस खींचेंगे अपन भी, तो इसलिए थोड़ा सा आप तैयार हो जाओ अब। और जितना भी देखो टाइम आपने मिला भी था आपको, अब इस टाइम का यूटिलाइज बहुत कम बच्चों ने किया होगा, और पीछे जो यूनिट नंबर फर्स्ट थी उसका रिवीजन
99 में से, सॉरी, 99% ने नहीं किया होगा, केवल 1% बच्चों ने ही रिवीजन किया होगा उसका। ठीक है। अनिल कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, बुक लाने की जरूरत नहीं है, मैं जो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ना, केवल आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर जाना। आपके पूरे 40 में से 40 नंबर है मैं आपको दिलाऊंगा, क्योंकि मैं बुक के सारे सवाल करवा दूंगा आपको। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है भाई, आपने नोट्स में नहीं पढ़ाए, नोट्स आपने कंप्लीट पढ़ लिए, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके अंदर कि मैंने नोट्स पूरे पढ़ रखे हैं। अब अगर आप बुक में से पढ़ते हो ना, तो फिर आपका मन कहता है अरे यार, बुक का ना एग्जाम्पल 10 रह गया था, एग्जाम्पल 12 रह गया था, क्या पता वो एग्जाम में आ गया तो, और वही एग्जाम में दिख जाता है, तो फिर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जो मैं पढ़ा दूं उसको छोड़ना मत, और जो मैं नहीं पढ़ाऊं उसको छेड़ना मत, बस। अगर आपको 40 में से 40 लाने हैं तो, अगर नॉलेज बढ़ानी है, आपको तगड़ाई डीप में घुसना है, तो फिर आप बुक को छेड़ना पड़ेगा आपको, और उस टाइम पे फिर आपके नंबर आए या नहीं आए उसकी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि एक पढ़ना और एक नंबर लाना दोनों में फर्क होता है। अब आप देख लो, बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो दोनों तरीके से काम कर रहा है कि भाई नंबर भी आपके आ जाएंगे और नॉलेज भी आपको एवरेज मिल जाएगी। डीप में नहीं बोल रहा मैं, एवरेज आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। बाकी कल से क्लास आपकी रहेगी रेगुलर, बाकी एक्स्ट्रा क्लासेज जो हैं इस वीक तो पढ़ते रहो आप आराम से, फिर नेक्स्ट वीक से जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बता दो आप क्लास के अंदर, बाकी अब कल मिलते हैं आराम से। बस वो तो क्या है, वाईफाई अभी लगा ही था 2 घंटे पहले ही, मैं देखा अगर थोड़ा कर लेते हैं यार। देखो वायरलेस वाईफाई है, गांव में सुविधा कमी, ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल से तो लगवाया है, लेकिन अब काम चल रहा है बढ़िया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस यही चाहिए, और तो क्या चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब कल मिलें। धन्यवाद।